एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है लर्निंग फ्रॉम ज्ञान के तूफान पर। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हम जानते हैं कि हम लड़के हैं या लड़की, ये हमारा समाज तय करता है कि आगे चलकर हमें किस तरीके से काम करने हैं, क्या हमें वियर करना है, यानी हमें क्या पहनना है, और हमें आगे जाके किस तरीके से क्या क्या काम करने हैं। ये निर्धारण ये हमें कौन करना सिखाता है, ये हमें सिखाता है समाज। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर पे। हम सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहे होंगे, जिसमें कि आप देख रहे होंगे जीन्स, कैप, झाड़ू, डॉल, शूज, पेन, हथौड़ा, ऊन। तो इन सब बातों से आप समझ रहे होंगे कि ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ लड़के की है, कौन सी चीज़ लड़की की। अगर मैं आपको इसे फाइंड करने के लिए कहूँ तो आप इजीली फाइंड भी कर देंगे कि ये चीज़ें लड़की इस्तेमाल करती है और ये चीज़ें लड़के इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे हमें पता चला? समाज के द्वारा। चलिए बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। लड़के या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी असीमितता है। जिस समाज के बीच समाज ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यह बताने में कि हम किस तरीके से अपना आगे का जीवन, हम पैदा होने के बाद अपना आगे का जीवन किस तरीके से जिएंगे और क्या बनकर जिएंगे, कौन डिसाइड करता है? समाज। वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। मतलब आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा या किसी को भी, अगर कोई लड़का रो रहा है तो उसको बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। अगर कोई लड़की बाहर जा रही है खेलने अपने दोस्तों के साथ, तो उसको बोला जाता है कि नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें कौन हमें डिसाइड करके बताता है? समाज से ही हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपना रहन सहन को रखना है, क्या हमें काम आगे करने हैं और क्या कार्य हमें नहीं करने हैं। प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? क्या हर जगह, हर क्षेत्र में, हर राज्य में या हर देश में लड़की और लड़कियों को एक समान दर्जा दिया गया है? कहीं लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है तो कहीं पे लड़कों को। ऐसा बदलाव कहीं अनेक जगह पे हमें देखने को मिलता है। इस पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लड़की और लड़कों को दी जाने वाली भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री यानी लेडीज और पुरुष यानी जेंट्स की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। ठीक है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह किए जाने वाली भूमिकाएं और कार्य से कम महत्व देते हैं। हमने देखा होगा अक्सर कि समाज में इंपॉर्टेंस ज़्यादातर लड़कों को दी जाती है हमारे समाज में, लेकिन अगर हम कहीं बाहर की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो हो सकता है वहाँ ऐसा ना हो, वहाँ लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कि स्त्री और पुरुषों के काम के क्षेत्र में किस तरीके से असमानताएं उभरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समूह द्वीप की। ये समूह द्वीप 1920 के दशक में समूह द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। चलिए बात करते हैं ये समूह द्वीप है कहाँ? ये समूह द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनमें से एक भाग है, जिसे कहते हैं समूहन आइसलैंड यानी समूहन समाज। ठीक है। समूहन समाज पर कुछ रिसर्च की गई और रिपोर्ट 1920 की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पता चला कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, बच्चे स्कूल नहीं जाते वहाँ के। वे बच्चे बड़े और वयस्कों यानी कि जो मतलब 18 अबव हैं हमारी इंडिया में, उन्हें बेस्ट एडल्ट बोल दिया जाता है। बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते हैं, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना महत्वपूर्ण कार्य था इस आइलैंड का, इसलिए किशोर मतलब 13 मतलब जहाँ से टीन एज शुरू हो जाती है। जो टीन एज होती है वहाँ के बच्चे जो है बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, मछली पकड़ने शुरू चले जाते हैं, दूर दूर की यात्राएं करते हैं। लेकिन हमने अपने कल्चर में देखा है कि अभी 13 का बच्चा, अगर कोई टीन एज का बच्चा है तो वो स्टडी कर रहा होता है। ठीक है। वो डिपेंड होता है किस पर? अपने पेरेंट्स पर इस समूह द्वीप के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई तो करते नहीं है, तो टीन एज में ही वो एक मैच्योर वाले काम उन्हें सौंप दिए जाते हैं, उन्हें मछली पकड़ने भेज दिया जाता है, उनको दूर दूर की यात्राएं करना सिखा दी जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं चलिए जानते हैं। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। क्या आपके घर में ऐसा होता है कि जैसे ही एक मान लो छोटा बच्चा जो है वो 9 या 10 महीने की उम्र में चलना 9 या 10 महीने की आयु में चलना सीख जाता है? क्या आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि समूह द्वीप में जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो उनकी जो देखभाल है वो बड़े लोग और जो माताएं हैं वो करना छोड़ देती हैं? क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? नहीं।
चलिए वहाँ होता है, तो कौन उनकी जिम्मेदारी लेता है, कौन उनको उनका ध्यान रखता है? तो ये जिम्मेदारी लेते हैं बड़े बच्चे, मतलब कि ये जिम्मेदारी माताओं से हटकर बड़े बच्चों पर आ जाती है, या उसके बड़े कोई भाई बहन, ठीक है, उन पर आ जाती है, बड़े बच्चों पर आ जाती है ये जिम्मेदारी। और स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं वो बच्चे, मतलब एक छोटा बच्चा है 9 महीने या 10 महीने का, जिसने अभी अभी चलना शुरू करा है, उसकी मम्मी उसका ख्याल रखना छोड़ देती है और उसके ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक 5 साल के बच्चे पर आ जाती है, यानी जो उसका भाई होगा या बहन होगी। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है, कितने वर्ष का, 9 वर्ष का हो जाता है, तो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता है। यानी वहाँ पे 5 साल के बच्चे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख रहे हैं, तो 9 साल के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े लड़कों के समूह में, ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और बाहर जाकर काम करना सीखते हैं। जैसे मतलब 9 साल की उम्र में बच्चा कमाना शुरू कर देता है, कहाँ पर, समोआ द्वीप पे, समोआ आइलैंड पे, जैसे कि मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां 13-14 साल की नहीं हो जाती जब तक वो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाती है। जब तक लड़की 14 साल की नहीं हो जाती तो वो क्या करती है, छोटे बच्चों की देखभाल करती है या फिर जो है बड़े लोगों के साथ हाथ बटाती है। जहाँ हमने एक लड़के की भूमिका देखी, जब वो 9 महीने की 9 या 10 महीने की उम्र में चलना शुरू कर देता है, तो उसके बड़े भाई बहन यानी मात्र 5 साल के बच्चे उसकी देखभाल करते हैं, और जब वो लड़का 9 साल का हो जाता है तो वही लड़का बाहर जाके कमाना शुरू कर देता है। एक तरफ हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों की स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि 13-14 साल की जब तक लड़कियां नहीं हो जाती हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं और घर के छोटे मोटे कार्य में हाथ बटाते हैं। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन्हें फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम कैसे मिल जाती है? 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने के लिए जाती हैं, बगानों में काम करती हैं, मतलब वो भी कमाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, या यूं कह सकते हैं अपने भाई बहनों पापा की जो है हेल्प करती हैं। दलिया बुनना सीखती हैं, दलिया मतलब टोकरी बुनना सीखती हैं। खाने पकाने का काम करने लगते हैं। क्या आपके घर में अगर आपकी कोई छोटी बहन है, जो कि छोटी बहन या फिर मान लो कि कोई लड़की है जो 14 साल की है, क्या आप इतनी सारी जिम्मेदारी उसको दे देते हैं? नहीं देते होंगे। लेकिन वहाँ जो आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पर ये सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, ठीक है। और ये सब जिम्मेदारी कौन दे रहा है? समाज दे रहा है। समाज ही तो हमें बता रहा है कि हमें ये करना है। तो हम जैसे ही बात कर रहे हैं समूह द्वीप की, तो वहाँ का समाज ने निर्धारण कर रखा है कि जब बच्चा इतने साल का होगा तो उसे ये करना है, जब बच्चा इतने साल का होगा तो उसे वो करना है, ठीक है। अलग अलग काम करने लग जाती है, अलग से बनाए गए रसोई घरों में काम करने लग जाती है। लड़कों को अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां जो है उनकी मदद करती थी। ये कहाँ की बात करी हमने समूह आइलैंड की, कि हर जगह की स्थिति एक जैसी नहीं होती। हमने देखा कि छोटी उम्र में यहाँ बच्चे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, मतलब जिम्मेदारी बच्चों पर 5 साल से, जब वो 5 साल के होते हैं तब से आनी शुरू हो जाती है। तो सोचिए, जहाँ 5 साल का बच्चा कुछ जानता भी नहीं है, सिर्फ एक पढ़ने चला जाता है, वो भी पहली या दूसरी क्लास में, वहाँ उस आइलैंड में बच्चे जो हैं कमाना शुरू कर देते हैं, है ना। हैरानी की बात है। चलिए आगे बात करते हैं हम 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब बात करते हैं, हमने ऊपर बात करी समूह द्वीप की, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, वो भी एक पुरुष यानी जेंट्स के रूप में जब बड़े होते हैं तो क्या देखने को हमें मिलता है? ये 1960 का सर्वे है, ठीक है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते हैं। आपने इंडिया में देखा होगा कि जो है गवर्नमेंट स्कूल में, जो गवर्नमेंट हो या फिर जो प्राइवेट हो, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं लड़कों के अलग लड़कियों के अलग। मोस्टली तो गवर्नमेंट ऐसे ही होते हैं, लड़कियों के अलग सुबह की शिफ्ट होती है तो लड़कों की शाम की शिफ्ट होती है, राइट। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि क्लास 6 के बाद, जहाँ क्लास 6 तक लड़के और लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, वहाँ क्लास 6 के बाद उनको सेपरेट कर दिया जाता है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब लड़कियों के स्कूल अलग और लड़कों के स्कूल एकदम अलग हो जाते हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों से बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? देखिए किस तरह से अलग होते हैं। लड़कियां यानी लड़कियों के स्कूल की बात हो रही है, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता है जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती हैं। मतलब लड़कियों के स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड होता है, वहां पर कोई किसी बाहर के लोगों का आना जाना नहीं होता, सिर्फ वो लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं उस प्लेग्राउंड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी बाहर के पर्सन का या किसी भी लड़के का आना वहाँ अलाउ नहीं होता है, ठीक है। वो एक तरीके से वहाँ पर सेफ फील करती हैं और आसानी से खेलती हैं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता, लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता। अब ये मत कहना भेदभाव हो रहा है, कुछ ये बातें बताई गई हैं कि कौन हमें ये चीजें सिखा रहा है, समाज सिखा रहा है, ठीक है। लड़कों में ऐसा कोई आंगन नहीं होता, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता है जहाँ पर बाहर के लोग भी आ सकते हैं। स्कूल से वो
टच होता है, सटा हुआ होता है वो मैदान, और हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों में जाते हुए देखते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह की शिफ्ट लड़कियों की होती है और शाम की शिफ्ट लड़कों की होती है, तो जिस टाइम लड़के आते हैं उस टाइम वो देखते हैं कि लड़कियां जो है संकरी मतलब पतली गलियों से लड़कियां सीधे सीधे अपने घर जा रही होती हैं। ठीक है, सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती हैं, यानी सीरियस दिखाई देती हैं। यह बात लड़कों से अलग थी। मतलब कैसे? जहाँ एक तरफ आपने लड़कों को कभी देखा होगा, लड़के जब घर जाते हैं स्कूल से इधर उधर टहलते हुए, अपनी साइकिल को गलियों में घुमाते हुए, बातें करते हुए, ग्रुप बनाते हुए, है ना, कभी दूसरे रास्ते से कभी दूसरे रास्ते से हंसते खिलखिलाते हुए, इस तरीके से अपने घर जाते हैं जब स्कूल से घर जाते हैं। लेकिन आज जहाँ आपने लड़कियों को देखा होगा घर जाते हुए, वो क्या करती हैं? वो स्कूल से सीधा घर जाती हैं और सीधे जाती हैं, मतलब ना रास्ते में किसी से बात करनी है ना कुछ, क्योंकि उन्हें घर में बताया जाता है कि तुम्हें रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, स्कूल से सीधे घर आना है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियां चुपचाप से आने में थोड़ा अपने आप को सेफ फील करती हैं। उन्हें इस बात का ये रहता है कि हमें कोई छेड़ ना दे, कोई हमसे कुछ गलत बात ना बोल दे। ठीक है, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि लड़के यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताते हैं। स्कूल, अब लड़कियां क्या करती हैं? स्कूल की छुट्टी होती है, सीधे घर जाते हैं। लड़के क्या करते हैं? आधे पौने घंटे तक स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, गप्पे मारते हैं। ठीक है, कुछ खाते पीते हैं, वो सीधे घर थोड़ी जाते हैं। ठीक है, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए ये काम कौन करते हैं? लड़के। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। आपने देखा होगा, लड़कियां ग्रुप्स में होती हैं, वो अपने आप को ग्रुप में बहुत सेफ फील करती हैं। शायद उनके मन में यह डर रहता है कि उन्हें कोई छेड़ ना दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। यस, ऊपर के दो उदाहरण में हमने क्या देखा? जैसे कि एक बात हम कर रहे हैं समूह द्वीप की और एक बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की स्कूल की, जहाँ जिस तरीके से लड़के वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो हमने कितने डिफरेंस देखे ना। एक तरफ जिम्मेदारी देखी, लड़की की क्या जिम्मेदारी और लड़कों की क्या जिम्मेदारी। एक तरफ हमने देखा कि लड़कियां और लड़कों को अलग सेपरेट कर दिया जाता है। मतलब सेपरेट कर दिया जाता है 6 क्लास, जब वो 6 क्लास से निकलते हैं। ठीक है, उनके स्कूल अलग हो जाते हैं। तो ये हमें डिसाइड, ये सब कुछ कौन सिखा रहा है? समाज। हम समाज से ही तो जान पा रहे हैं कि हम बड़े होकर किस तरीके से कपड़े पहनेंगे, कौन सा हमारा पेशा होगा, क्या क्या हमें काम करने हैं। ठीक है, क्या पहले, आज तो नहीं कहूँगी, क्या पहले लड़कियां स्कूल जाती थी? नहीं जाती थी। पहले अपने दादा दादी से पूछना आप लोग कि क्या वो लोग कभी स्कूल गए हैं। ज़्यादातर दादा आपकी, मतलब दादा तो गए होंगे, लेकिन आपकी दादी मतलब 99% यही बोलेगी कि नहीं, हम स्कूल नहीं गए, हम घर का काम करते। तो पहले इस तरीके की स्थितियाँ थी। आज वो काफ़ी हद तक वो स्थितियाँ बहुत सुधर चुकी हैं। लड़कियां भी बाहर पढ़ने जाती हैं, कमाने जाती हैं, उनको भी लड़कों के अकॉर्डिंग फ्रीडम मिल रही है, पर उतनी नहीं। ठीक है, चलिए, तो सब कौन तय कर रहा है? समाज। जब वैसा समाज था, पुराने जमाने वाला समाज था, तो उसने कुछ बाउंडेशंस तय की हुई थी लड़कों और लड़कियों के लिए, और आज का जो समाज है उन्होंने अपनी उन बाउंडेशंस को खोल दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। हम अपने अनुभव से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बेहतर था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें आज़ादी है, लड़कियों को भी आज़ादी है आजकल तो पढ़ने की, स्कूल कॉलेज, और मतलब लड़कियां भी जॉब करती हैं, बड़े बड़े सरकारी पदों पर लड़कियां बैठ रही हैं। अगर यही बात अपने आप बुजुर्गों से पूछेंगे, दादा दादी से पूछेंगे, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। चलिए, ये किससे पता चलता है? समाज और हमें अनुभव से। समाज, बात हो रही है समाज, लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। समाज ही बताता है कि तुम्हें लड़के की तरह ग्रो करना है कि तुम्हें लड़की की तरह ग्रो करना है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक लड़की हुई है, एक लड़की का जन्म हुआ है, उसके लिए आप क्या खरीद के लाएंगे? जीन्स टी शर्ट, मतलब निक्कर या टी शर्ट, या फिर आप लेके आएंगे कोई फ्रॉक या स्कर्ट, राइट? तो आप कहेगा जवाब होगा कि हम एक सुंदर सी फ्रॉक लेके आएंगे, स्कर्ट लेके आएंगे, राइट? किसने तय किया? समाज ने। लड़की और लड़कों के कपड़े किसने निर्धारण किए? किसने उनकी सीमाएं बनाई? समाज ने। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर हम किसी के बर्थडे पर जा रहे हैं और अगर हमें पता है किसी लड़के का बर्थडे है, तो हम तोहफे में क्या लेके जाएंगे? अगर हम किसी बच्चे के कोई लड़का है, वो बच्चा है, उसके बर्थडे पर जा रहे हैं और हम तोहफे पे क्या लेके जाएंगे? गुड़िया? नहीं, हम क्या लेके जाएंगे? कार लेके जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा टॉय लेके जाएंगे जो कि हम उसको बताएंगे कि तुम्हें इसके साथ खेलना है। लेकिन अगर हम वही लड़की के बर्थडे पर जा रहे हैं तो हम उसके लिए क्या लेके जाएंगे? डॉल लेके जाएंगे, सुंदर सी डॉल लेके जाएंगे, या फिर वो किचन सेट आता है ना प्लास्टिक का, वो लेके जाएंगे। हम उसके लिए लड़कियों वाले कपड़े लेके जाएंगे, जैसे सुंदर सुंदर फ्रॉक लेके जाएंगे, सुंदर सुंदर स्कर्ट लेके जाएंगे। कौन ये अहम भूमिका निभा रहा है? समाज। ठीक है, सोसाइटी ये अहम भूमिका निभाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के जन्मदिन पर हम जा रहे हैं, तो हम एक लड़के के जन्मदिन पर जा रहे हैं तो हम उसको एक डॉल गिफ्ट कर दें? नहीं, कभी नहीं सोचेंगे आप। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगली बार से आपको बर्थडे पर बुलाना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, या तो आप उसके लिए लेके जाएंगे डोरेमोन, ठीक है, या फिर आप लेके जाएंगे टेडी बियर, आप नहीं ले जाएंगे उसके लिए डॉल। चलिए
तो ये सबका निर्धारण कौन करता है? समाज करता है। छोटी छोटी बातें जो है, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बातें, हमें हमारा भविष्य के बारे में, हमें किस तरीके से आगे अपने भविष्य में जीना है, या फिर किस तरीके से हमें अपना भविष्य में अपना पेशा अपनाना है, या कौन कौन से खेल हमें खेलने हैं, और ये सारी चीज़ें कौन निर्धारण करता है? समाज। आपने सुना होगा कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़के स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, लड़कियां तो रोती हैं। आपने किसी लड़कों को सुना होगा, अगर कोई लड़का रो रहा है तो आप भी एग्जाम्पल देंगे उसको कि रो मत भाई, लड़के रोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लड़के तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना? यस। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, ये जो है हमें एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि मेरी माँ काम नहीं करती। यानी हम जो है एक घरेलू यानी कि हाउस वाइफ को कितनी अहमियत देते हैं, ये इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया। क्या हमारी जो थिंकिंग है, जैसे हमारी मम्मी है, वो मम्मी सारे दिन घर का काम करती है, लेकिन हमारी थिंकिंग क्या है कि मम्मी पैसे तो नहीं कमा रही ना, तो वो जॉब नहीं कर रही, मतलब उनको कुछ काम ही नहीं है। तो ये स्टोरी की कहानी के कहानी के माध्यम से समझाया गया है। चलिए बात करते हैं। माँ हमें सभी बच्चों को भ्रमण यानी पिकनिक पर ले जाया जा रहा है। रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है, क्या आप हमारे साथ ऑफिस के दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकेंगे? तो ये लड़की बताती है कि वैसे तो हमेशा हरप्रीत की माँ ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। मतलब अब ये लड़की के दिमाग में थिंकिंग है कि हरप्रीत की जो माँ है वो हाउस वाइफ है, तो इसका मतलब वो काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि वो पैसे नहीं कमा रही। तो उस पर इसी बात पर उसकी मम्मी बोलती है, सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर के सारे काम करती हैं। तो फिर इसी बात पर उनकी बेटी कहती है, हाँ पर वो काम तो कोई काम थोड़ी है, वो तो बस घर का काम है। मतलब घर के काम को इस तरीके से समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई वेजेस नहीं मिल रही, कोई सैलरी नहीं मिल रही। घर के काम को हम लोग जो है वो बहुत लाइटली लेते हैं, ये समझते हैं कि घर का काम जो है बहुत आसान होता है, ठीक है, उसके लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती है, तो वो जो वर्किंग नहीं है, वो वुमेन जो है वर्किंग नहीं है, मेहनत नहीं कर रही है। तो इसी बात पर उसकी माँ कहती है, ओह क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं, जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। मतलब जसप्रीत यानी उस आंटी से ही पूछते हैं कि वो ऐसा अपने बारे में वो भी क्या सोचती है। चलिए बात करते हैं हम आगे। ये लोग उनके घर पर जाते हैं और क्या कहते हैं, हर्षरण सोनाली यानी हर्षनल इसके पापा, हर्षरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। इसी बात पर उन्हीं का बेटा बोलता है कि मतलब ठीक बात तो है आंटी, मेरी माँ तो एक घरेलू महिला है, वो कोई काम थोड़ी करती है। तो उसी बात पर जो उसकी लड़की की मम्मी होती है वो जसप्रीत से बोलती है, यानी जो हाउस वाइफ है उनसे बोलती है, तो जसप्रीत यदि ऐसा है, सब तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो एक काम करो, एक दिन के लिए तुम हड़ताल पर चली जाओ, कुछ काम मत करो, आराम करो। तो इसी बात पे जसप्रीत भी हाँ कर देती है कि हाँ तुम ठीक कर रही हो कि हमें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, मुझे इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, मुझे एक दिन का सारा काम छोड़ना पड़ेगा, तब इन्हें पता चलेगा कि क्या काम होता है, कैसे होता है, कितनी मेहनत लगती है। तो इसी बात पे दोनों बच्चे खुश होते हैं कि ये हम पापा के साथ मिलकर घर का काम करेंगे। यस। तो अगली सुबह 7:30 बजे क्या होता है, आप सबको पता है 7:30 बजे मतलब सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, जेंट्स को ऑफिस जाना होता है। तो अब जसप्रीत तो कोई काम करेगी नहीं। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है, बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए। इसी बात पर ये बोलती है जसप्रीत इनसे कि भाई आज तो मैं हड़ताल पर हूँ, आज मंगला की भी छुट्टी है, आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। तो इसी बात पे ये बोलते हैं महाशय, ओहो यह तो स्कूल की बस थी, मतलब बाहर से हॉन्क की आवाज़ आती है, मतलब बस की जो है वो हॉर्न की आवाज़ आती है। अब वो सोचता है कि अरे ये तो स्कूल के बच्चों की बस निकल गई, अब मुझे ही गाड़ी से इन्हें छोड़ना पड़ेगा। बच्चों से बोलते हैं जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। अब उसने क्या होता है, अब जसप्रीत जो थी सुबह सुबह अपने बच्चों को तैयार भी करती थी, लंच भी बनाती थी, बच्चों का भी बनाती थी, अपने हस्बैंड का भी बनाती थी, पर आज लंच भी नहीं बनाया। बच्चों के लिए लंच बॉक्स का क्या होगा ये पूछ रही है। ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने इन्हें पैसे दे दूंगा, कैंटीन से ये खा लेंगे। तभी ये बच्चे बोलते हैं हमें माँ ने पैसे दे दिए, मतलब माँ ने देखो यहाँ पे भी जिम्मेदारी निभाई है। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, वो शाम का टाइम होता है, घर आता है, थक चुका हूँ, कोई चाय वाय मिल जाएगी। तभी एकदम से उसे याद आता है, ओह मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। ये दिखता है कि पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तो इसी बात पे बोलते हैं, तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुम जिस तरीके से घर जिस हालत में छोड़ के जाते थे, मैं क्या उसको ऐसे ही रखती थी? मैं भी तो सफाई करती थी, ठीक है। अभी बताती है अपनी इंपॉर्टेंस। तभी हरप्रीत कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हैं, अब उसे क्या पता किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है। वो पूछता है अपनी पत्नी से, वो हंसती है, क्या अभी भी यही सोचते हो कि मैं काम नहीं करती? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर भी आने वाले हैं, तो खाना भी तुम्हें ही बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर उस महिला ने अपने हस्बैंड को बताई। अधिकांश जो लोग हैं वो समझते हैं घरेलू काम का कोई मूल्य नहीं होता,
घरेलू काम बहुत आसान होते हैं। ये बात बच्चे से लेके बड़े सोचते हैं, जेंट्स। लेकिन एक महिला ही समझ सकती है कि घरेलू काम करना भी आसान नहीं होता, उसके पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। एक महिला जो है अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखती है, समय पर दवाई देना, समय पर नाश्ता देना, समय पर खाना देना, अगर उन्हें समय पर कुछ ना मिले तो उनके ताने भी सुनना। इतनी सारी चीज़ें एक महिला, एक हाउसवाइफ ही तो कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी अहमियत बताती है। चलिए आगे बात करते हैं घरेलू काम का मूल्य। हरप्रीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का कोई जो काम करती थी वो वास्तव में काम, ठीक है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है, ये हर किसी के परिवार की, सारी दुनिया के घर वाले ऐसे ही सोचते हैं। अब जो जिम्मेदारी होती है वो भी तो स्त्रियों की होती हैं, वो किसने तय किया हुआ है? घर वालों ने, समाज ने। क्या क्या जिम्मेदारी वो लेगी? उस समाज ने दी हुई है महिला को। देखभाल बच्चों का, घर का, बच्चों की देखभाल, हस्बैंड की देखभाल, मम्मी पापा की देखभाल, ठीक है, उनके खाने की, नाश्ते की, दवाई की, घर का हिसाब किताब, सब कुछ किसको? महिला को करना होता है, ठीक है। बुजुर्गों की बीमारी, फिर जैसे हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को जो है इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे, लेकिन ये सारे काम किसके होते हैं? एक महिला के। इतने सारे काम महिला करती है, ठीक है। मान लिया कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता, ठीक है। मान लिया कि ये काम सारे स्त्रियों के हैं और ये भी मान लिया कि ये सारी जिम्मेदारियां महिलाओं की हैं, वो निभाती भी हैं। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे जो घर में काम करने वाली महिला, मतलब अपने घर से निकलकर दूसरों के घर में काम करने वाली जो मेड होती हैं, वो भी इस तरीके का जो है बर्ताव महसूस करती हैं उनके मालिकों के द्वारा, उनसे भी ऐसे बर्ताव होते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यस, घर पर कार्य किए जाने वालों का जीवन। आपने ऊपर की कहानी में देखा कि हरप्रीत की माँ जो है अकेले घर का काम नहीं कर रही थी, उनके यहाँ एक मेड आ रही थी मंगला नाम की, ठीक है, जो कि उनके घरेलू काम में उनकी मदद के लिए लगाई गई थी। तो इसी तरीके से बहुत सारी मेड होती हैं, महिला होती हैं जो बाहर जाकर काम करती है, दूसरों के घरों की सफाई करती हैं और उसके बदले में वो सैलरी लेती है। लेकिन उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, मिनिमम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है 4000 रुपये, इतनी वो सैलरी लेती हैं। जिसमें कि वो क्या क्या काम करती हैं? सफाई करती हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। ये सारे काम एक मेड भी दूसरे के घर में जाके करती है क्योंकि उसकी ज़रूरतें होती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है कि घरों में जाकर एक पुरुष ऐसे काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि समाज ने बनाया हुआ है कि ये काम महिलाओं के हैं। ओके, कभी कभी इन काम को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को सफाई के लिए लगाया लिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं समझा जाता, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वाले का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री के बारे में बताया गया जिसका नाम है मेलानी। उसकी कहानी बताई गई है। वो अपनी मेलानी अपनी कहानी बता रही है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिलों का भवन था, 3 मंजिलों का घर था। जो मेम साहब थी, वहाँ की जो मालकिन थी, वो बहुत अजीब थी, स्ट्रेंज थी, ठीक है, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। उसका काम, मेलानी का काम जो है वो रसोई का था। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था और नाश्ते में हमें सिर्फ क्या मिलता था? एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटी। बताओ, इतना बड़ा घर है, उसमें काम करने वाली को क्या मिल रहा है नाश्ते में? एक कप चाय और 2 रूखी रोटी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी क्योंकि डिसाइड था कि 2 ही रोटी मिलेंगी। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो वो दोनों लड़कियां मुझसे आके कहती थी कि हमारे लिए एक रोटी जो है चुपके से फालतू बना देना, और वो बना भी देती थी और खुद के लिए भी फालतू बना लेती थी क्योंकि भाई दिन भर काम करने के बाद भूख तो बहुत लगती है। हर काम में चप्पल नहीं पहन सकते थे। मतलब ये मान लो कि जब आप उस घर में जा रहे हैं काम करने के लिए तो आपको चप्पल पहनना अलाउ नहीं था। आप जानते हैं दिल्ली में यानी नॉर्दर्न पार्ट में ठंड कितनी पड़ती है सर्दियों के समय। पैर की उंगलियां सूज जाती हैं, ठिठुर जाती हैं, जमीन पर पैर भी नहीं रखा जाता। ऐसे में वो जो कामकाजी महिलाएं थी उन्हें चप्पल पहनने की आज़ादी नहीं थी। वो मेलानी कहती है, मुझे इस बात पर गुस्सा भी आता था और मुझे अपमानित भी फील होता था, उसको बेइज्जती भी फील होती थी कि एक तो वो दिन भर काम करते हैं, उन्हें भरपूर खाना नहीं मिल रहा है, नाश्ता नहीं मिल रहा है, ऊपर से चप्पल उतार के रहना है पूरी ठंड में, है ना। चलिए, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। जैसे इनमें से कुछ कामों में शारीरिक श्रम लगता है, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ यानी चूल्हा जलाने के लिए दूर दूर से जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती हैं अपने सर पर गट्ठर बांध के। कपड़े धोने, सफाई, झाड़ू लगाना, वजन उठाना, कामों झुक के कामों को करना। आपको पता है झाड़ू लगाने के लिए झुकना पड़ता है, पोछे लगाने के लिए बैठ के पोछा लगाना पड़ता है, उठाने और भारी भारी सामान उठा के इधर उधर करना, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं।
बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने, गांव में चूल्हे में खाना बनता है, तो गर्म चूल्हे के आगे बैठना, क्या आपने किसी पुरुष को चूल्हे के आगे देखा है? नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? महिलाओं को दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? समाज के द्वारा दी गई है। वह भारी और थकाने वाले शारीरिक काम होते थे, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि जो भारी काम होते हैं, थकाने वाले काम होते हैं, मजदूरी होती है करनी, वो सिर्फ जेंट्स करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें घर की भी, तो ये काम जो है एक महिलाओं को भी अकेले करने पड़ते हैं। परंतु वास्तव में होता क्या है कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों से काम अधिक करती हैं और उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। चलिए, इसी बात पर एक सर्वे किया गया है, जिसमें कि हम देखेंगे सर्वे में स्त्रियों के काम के घंटे, जिसमें कि उन्हें वेतन सहित काम के घंटे बताए गए हैं। तो बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जो स्त्रियां सैलरी के बेस पर काम कर रही हैं, उनके घंटे हैं 23। ठीक है, और जो स्त्रियां जो है वो बिना सैलरी के काम कर रही है, उनके घंटे हैं 30, मतलब प्रति सप्ताह घंटे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो स्त्रियों के टोटल कितने घंटे हैं? स्त्रियों के घंटे हैं 53। कितने? 53। यही बात करें हम पुरुषों की हम बात करते हैं। पुरुष जो हैं, जो कमाने वाले पुरुष हैं, वो एक हफ्ते में अपने 38 घंटे देते हैं, तो बिना जो सैलरी पे वो सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं। तो कितना टोटल हुआ? 40। ठीक है, तमिलनाडु की बात करी जाए करते हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो 19 घंटे काम करती हैं, और जो बिना काम मतलब यानी बिना सैलरी वाली महिलाएं हैं वो 35 घंटे काम करती हैं। तो टोटल कितना हुआ आप देख लीजिए। और इधर पुरुषों की हम बात करें तो कितना हुआ? 44। मतलब जो पुरुष है वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं कितने घंटे? 4 घंटे, और सैलरी के साथ काम कर रहे हैं 40 घंटे। ठीक है, 54 घंटे। 19 और 35 कितना हुआ? 54। तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कितनी जो महिलाएं हैं वो बिना सैलरी के काम कर रही हैं। ठीक है, उनके घंटे कितने हैं? 53, जिसमें कि वो बिना सैलरी के 23 घंटे फ्री में काम कर रही, 30 घंटे फ्री में काम कर रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 35 घंटे फ्री में काम कर रही हैं। वही बात करते हैं हम पुरुषों से, बिना सैलरी के 2 घंटे काम कर रहे हैं, और बिना सैलरी के तमिलनाडु में 4 घंटे का। तो आप देख रहे होंगे किसकी मेहनत मजदूरी ज्यादा है। महिलाओं का काम और असमानता। जैसे कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभालों के काम को कम महत्व दिया जाता है। एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये हर जगह की सोच है। जहां तक मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो गांव में क्या होता है कि महिलाओं को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर एक महिला बीमार होती है तो उसको कुछ घरेलू नुस्खा करके, मतलब उससे कहा जाता है कि कुछ घरेलू नुस्खा कर लो और ठीक हो जाओ। वहीं अगर एक पुरुष बीमार होता है तो उसकी हालत को गंभीर लिया जाता है, उसे हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी लेके जाया जाता है, चाहे वो खांसी और जुकाम ही क्यों ना हो। मतलब महत्व देखिए कि कहाँ पर कितना महत्व महिलाओं को दिया जा रहा है। और ये हमारी सोच किस पे डिपेंड करता है? हमारी सोच पर। और ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहे हैं? सोसाइटी, राइट। चलिए, अब इसके लिए जो है गवर्नमेंट काम भी कर रही है। क्या काम कर रही है? यस, व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी जो है ये स्थिति में सुधार होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि क्या स्त्री और पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, परंतु वास्तविकता में हम ये भेदभाव देखते हैं, हर जगह देखते हैं, चाहे वो लड़कों के साथ हो रहा हो, चाहे लड़कियों के साथ हो रहा हो। सरकार इस कारणों को समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। मतलब सरकार वचनबद्ध क्यों है? क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और सभी को समान अधिकार है, तो सरकार को इसके लिए काम भी करने पड़ेंगे। तो कर रही है सरकार। क्या कर रही है? बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है, ये सरकार भी जानती है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक लड़की को घर के सारे काम करने होते हैं, तो वो स्कूल कब जाएगी? अगर वो स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर घर का काम नहीं करेगी तो सबकी देखभाल कैसे होगी? सब अपना मतलब किस तरीके से आगे की जो प्रक्रिया है, या फिर जो कहना चाहे तो मतलब पूरे दिन की जो क्रिया है वो किस तरीके से होगी? कौन करेगा? ठीक है, तो इसके लिए सरकार सोच रही है। क्या कर रही है? इससे महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, यदि करेंगी तो किस प्रकार, ठीक है, काम करेंगी और कौन सा कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन में आपने देखा होगा इसी के लिए आंगनबाड़ी खोली गई है, बालवाड़ियां खोली गई हैं। मतलब कि जहां पर 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं वहां पर बालवाड़ी खोली गई है कि वो अपने काम बाहर जाके काम कर रही हैं, और अगर वहाँ 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ बालवाड़ी खोली गई है कि वहाँ पे वो अपने बच्चों को ला सकती हैं, काम भी कर सकती है और साथ के साथ अपने बच्चों को भी देख सकती हैं। तो सरकार भी ऐसे भरपूर कदम उठा रही है जिससे कि महिलाओं का बोझ कम हो सके। चलिए, ये यहाँ पे एक पोस्टर आपको दिख रहा होगा, ये पोम है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को हम। मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव। ठीक है, मतलब एक महिला बता रही है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, मुझे कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता।
कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं, यह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। आपने एक बात तो सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे, हर सफल पुरुष के पीछे जो है एक महिला का हाथ जरूर होता है, चाहे वो महिला उसकी माँ हो, वो महिला उसकी धर्मपत्नी हो, वो महिला उसकी बहन हो, ठीक है। तो ये इतने अच्छे माध्यम से, इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहीं पर एक पश्चिम बंगाल में बने हुआ एक पोस्टर आप देख सकते हैं, इसमें कितना अच्छा ये पोस्टर दिखाया गया है, कितनी सारी महिलाओं पर जिम्मेदारी होती है इस पोस्टर के माध्यम से बताया गया है। जैसे आप देख रहे हो कि महिला को खाना बनाना है, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो झाड़ू भी लगाए, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो कपड़े भी धोए, महिलाओं की जिम्मेदारी है वो घर का हिसाब किताब भी रखे, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो कोई उनसे नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, उसका चीज का भी वो ख्याल रखे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महिलाओं का बच्चों का पालन पोषण करें, ठीक है, और पूजा पाठ भी महिलाएं करें, ठीक है, स्वेटर बुनना, सफाई करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? महिलाओं की। तो इस कितने अच्छे पोस्टर के माध्यम से बताया गया है कि एक महिला के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शब्द संकलन यानी कुछ वोकैब्स हैं जिसका अर्थ हम समझेंगे क्या होता है। अस्मिता यानी पहचान यानी आइडेंटिटी। हमने देखा कि क्या कि एक महिलाओं की कितने सारे रोल होते हैं, किस तरीके से उसकी पहचान होती है। यह एक प्रकार के स्वयं होने वाली अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिताएं यानी पहचान हो सकती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि एक महिला जो है एक लड़की होती है, बहन होती है, वो म्यूजिशियन भी हो सकती है, वो किसी की भाभी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसकी पहचान कई तरीके से होती है। ऐसी सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी होती है। तो ये पहचान की बात बताई, अस्मिता की बात बताई गई है। नेक्स्ट दोहरा बोझ। हमने देखा कि जहाँ जो महिलाएं काम करने बाहर जाके काम भी कर रही हैं तो उन्हें घर आके अपने घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है। तो हो गया ना दोहरा बोझ, ठीक है। दो मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां, ठीक है। महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है और इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य काम संभालती हैं। वो अगर बाहर कमाने जा रही हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर की भी देखभाल करें, अपने परिवार के, अपने बच्चों की। बात करते हैं हम देखभाल की। देखभाल आपने समझ ही लिया है। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आ जाते हैं, जैसे बच्चों को संभालना, उनका ख्याल रखना, उनको समय समय पर खाना देना, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके पोषण का ध्यान रखना, हेल्दी खाना देना, क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कितना हेल्दी बनाना है, किस नमक मिर्च ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इनमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। अवमूल्यत। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता और स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को अवमूल्यत महसूस करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई लड़का जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आपके स्कूल से आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आपने उस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत करी है, इतनी जी जान से मेहनत करी है कि आपकी मेहनत तभी सफल होगी ना कि जब आपकी टीचर तारीफ करेगी। लेकिन होता क्या, अगर आपकी इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपकी टीचर ये कह दे कि प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप अपने आप को क्या सोचेंगे कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मेरा मूल्य नहीं है। तो ये चीज एक महिलाओं के साथ भी होती है, जहाँ दिन भर महिला सारे दिन घर में काम करती है, फिर भी हम उनको क्या मानते हैं कि वो कुछ काम नहीं करती, करते ही क्या हो तुम, ठीक है। इस तरीके से उन्हें ताने दिए जाते हैं। तो ये हमारे समाज हमारा निर्धारण है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 4 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय।